हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल उपाध्याय और आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है या फिर क्या होता है भारत का संविधान और किस तरीके से इतनी बढ़िया बातें जो हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो बेसिकली अगर हम देखने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें कि क्या होता है संविधान, तो संविधान का मतलब होता है नियमावली, नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशन, जिसके तहत एक देश को क्या किया जाता है, चलाया जाता है या फिर रेगुलेट किया जाता है। तो अगर हम दुनिया के किसी भी देश के अंदर अगर हमको ये पता चलता है कि वहाँ पे संविधान है, तो वो जो संविधान है वो उस देश का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल डॉक्यूमेंट कहे तो सरकारी दस्तावेज होता है, जिसमें ये बात बताई जाती है कि उस देश की नियम या फिर व्यवस्था किस तरीके से तय की गई है, वहाँ पर सबसे ऊपर कौन है, हायरार्की में कौन है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, किस प्रकार की सरकार व्यवस्था है या उस देश के अंदर क्या नियम लागू किए जाते हैं, ये सब समझ में आता है उस देश के संविधान को पढ़ करके। तो क्या होता है संविधान? तो संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत देश को चलाया जाता है और वो संविधान उस देश का सर्वोच्च नियम होता है या फिर उससे सर्वोच्च या ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडिया का एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि सुप्रीम लॉ को बताता है। इंडिया के अंदर जो भी लॉज बने हुए हैं, जो भी नियम, कानून, व्यवस्थाएं चलती हैं, वो इस संविधान के तहत चलाई जाती हैं। जैसा कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला संविधान जिसको हाथ से लिखा गया था और इस संविधान को बनाया गया था, कंप्लीट किया गया था 26 नवंबर 1949 के अंदर, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हुआ करते थे, और अपने 7 मेंबर्स की हेल्प से इस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने लिखा है। तो इसी चीज़ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया का मैप और देखते हैं कि क्या है भारत और कहाँ पर यह संविधान लागू किया जाएगा या फिर किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत आप देख सकते हैं, जिसके अंदर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज आज के टाइम पे प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली ये जो संविधान है हमारा, ये यहीं पर लागू होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हम ये संविधान को समझें तो हमारा संविधान यहाँ पर तो लागू होता है लेकिन यहाँ पर लागू नहीं होता है। कहने का मतलब वो एक दूसरा नेशन है, दूसरी कंट्री है। यहाँ पर हमारा संविधान लागू तो होता है लेकिन यहाँ पर संविधान लागू नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? तो हमारे संविधान में ही बताया गया है, जो हमारा पार्ट 1 है हमारे संविधान का, वो बताता है कि भारत कितना बड़ा है। तो आज के समय में जो भारत है उसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसका एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये आज का भारत जहां पर हमारा संविधान लागू होता है। इस पूरी फ्रंटियर बाउंड्री के भीतर ही इस संविधान को हम लागू कर सकते हैं। इसके बाहर दूसरे देशों का कानून चला करता है। ठीक है, ये पूरी दुनिया जहां हमारा भारत यहां पर लाई कर रहा है और दुनिया के तकरीबन बहुत सारे देशों के संविधान को रीड किया गया है और वहाँ से बहुत ही अच्छे प्रावधानों को हमारे फ्रेमर्स के द्वारा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया है। जैसा कि हम समझे तो तकरीबन दुनिया के तकरीबन 60 देशों के संविधान को हमारे फ्रेमर्स के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी किया गया, समझा गया, और वहाँ के जो सबसे बेहतरीन प्रावधान हुआ करते थे या जो रूल रेगुलेशन हुआ करते थे, उनको हमारे संविधान के अंदर उन्होंने रखा है। हम स्टडी करेंगे, आगे चल करके देखेंगे कि जो दुनिया के ऐसे 10 देश जहाँ से हमारे संविधान के अंदर काफ़ी कुछ लिया गया है। तो जैसा कि ये वर्ल्ड मैप है, हम देख सकते हैं इसमें कनाडा है, यूएसए है, आयरलैंड है, ब्रिटेन है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कुछ देश ऐसे हैं जहाँ से ये जर्मनी है, फ्रांस है। तो ये कुछ देश ऐसे हैं जहाँ से हमारे संविधान के अंदर बहुत कुछ बोरो किया गया है, जिसको हम आगे चल करके स्टडी करेंगे काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे तरीके से।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रिटिश इंडिया का मैप हुआ करता है। कहने का मतलब ये वो मैप है जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे। तो ये आप देख सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान भी है, आज का पाकिस्तान, आज का इंडिया और बांग्लादेश, ये सब एक ही में हुआ करता था। ये कंप्लीट होल पार्ट जो है ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता है। यहाँ पे जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, जहां पर राजा रजवाड़ों की हुकूमत हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के अंडर में। और ये जो येलोइश पार्ट है, ये जो कंप्लीट येलो वाले पार्ट्स हैं, ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स के प्रोविंसेस हुआ करते थे। ये मैप आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और इसमें ये प्रावधान सारे के सारे हमको देखने हैं। ये एक और मैप है जहां पे हम देख सकते हैं इसमें बर्मा को भी दिखा रखा है, जो कि इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। लेटर ऑन ये 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा जो है इंडिया से अलग हो गया था। ये 1860 का मैप भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि क्या होता है संविधान, तो ये दुनिया के किसी भी देश का जो संविधान होता है वो उस देश का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब सरकारी सही दस्तावेज होता है जिसके तहत उस देश को अच्छे तरीके से ऑपरेट किया जाता है या फिर चलाया जाता है। और ये उस देश का सुप्रीम लॉ हुआ करता है। जैसे कि इंडिया का जो संविधान है वो भारत में सर्वोपरि है और जितना भी कुछ भारत में होता है, जो भी कुछ भारत में होता है वो संविधान के तहत ही होता है। तो इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बृहद संविधान है, सबसे बल्किएस्ट संविधान हम कह सकते हैं, सबसे डिटेल्ड डिस्कशन वाला संविधान है। ऐसा क्यों है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा संविधान है? छोटा संविधान भी तो हो सकता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान है, जैसे अमेरिका का संविधान है। तो ये सब इतने बड़े नहीं है। इंडिया का संविधान इतना बड़ा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। आपको पता होगा कि दुनिया के अंदर जितने भी रिलीजन पाए जाते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा रिलीजन जो है वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इंडिया के अंदर अगर भारतीय होने के नाते और जो भारत का संविधान है उसका दायित्व बनता है कि जो भी भारतीय है उसको खुशहाल रखा जाए, यहाँ के सिटीजन्स के लिए सारी खुशियाँ का प्रावधान बनाया जाए। और इसी विचारधारा से जो हमारे फ्रेमर्स थे उन्होंने ओतप्रोत होकर के इस संविधान को बनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर जो भी रहेगा वो काफ़ी खुशहाल रहेगा। इस विचारधारा के साथ हमारे फ्रेमर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। और जैसा कि यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती है तो सभी को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं हमारे इतने विशाल पॉपुलेशन और इतने ज़्यादा डाइवर्स होने के कारण ही हमारा जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। बात करते हैं अगर दुनिया के पहले संविधान का, तो वो है अमेरिका का संविधान। और रिटन संविधान जो है वो है अमेरिका का संविधान। और बाकी इस तरीके से जो अनरिटन की बात करें तो वो होता है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अमेरिका का संविधान जो है ये दुनिया का पहला संविधान है रिटन, और उसके अंदर केवल 7 आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं। और अगर ब्रिटेन की संविधान की बात करें जहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, तो वो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? तो जैसा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारे नियमों को एक किताब के तौर पर लिखा गया है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पर बुकिश टाइप में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जैसा नहीं बनाया गया है। वहां पर क्या है कि समय के हिसाब से कुछ कुछ एक्ट्स आते चले गए और उन्हीं एक्ट्स के तहत जो नियम उस समय बना दिए गए थे उसी एक्ट को आज भी वो लोग फॉलो करते हैं, तो वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और जहां की किसी पर्टिकुलर किताब में ये सारी चीजें मेंशन नहीं है या किताब के फॉर्म में रिटन नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि इट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के समय में जो हमारा भारत का संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है, इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? तो 395 आर्टिकल्स हैं। इसके अंदर 22 भाग हैं और 12 शेड्यूल्स हैं।
जब हमारे फ्रेमर्स ने इस संविधान को बनाया था तो उस टाइम पर इसमें 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे और जो पार्ट्स थे वो भी 22 हुआ करते थे, लेकिन जो शेड्यूल्स थे वो केवल 8 थे। लेकिन समय के साथ ज़रूरतें बढ़ती गईं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स किया गया और जिसके तहत हमारे क्या बोलते शेड्यूल्स हैं वो आज 12 के आसपास हैं। और अगर हम आर्टिकल्स को देखें तो तकरीबन 465 आर्टिकल्स के आसपास प्रेजेंट हैं और पार्ट्स की अगर हम बात करें तो 25 पार्ट्स हैं। लेकिन अगर हमको आंसर जो पर मार्क करना होगा तो उसके अंदर हमको 395 आर्टिकल्स ही मार्क करने हैं, हमने पार्ट्स को 22 भाग ही करना है और 12 शेड्यूल्स करते हैं। तो अभी हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी, किसी के दिमाग में क्यों आया कि हमारा भी संविधान होना चाहिए। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का हुकूमत हुआ करता था और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे एज अ ट्रेडर्स और समय के साथ साथ वो ट्रेड करते गए और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ के अंदर जो लूप होल्स हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लूप होल्स है उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन करके उभर करके आए वो, और इंडिया को उन्होंने अपना एक कॉलोनी बनाया। तो जब उन्होंने अपनी कॉलोनी के तौर पर इंडिया को इस्टेब्लिश किया तो उनका जो मोटिव था वो था केवल प्रॉफिट सीकिंग। यहाँ पर इंडिया के अंदर इंडिया के लोगों के लिए उन्होंने ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया या फिर इंडियन पीपल के बेनिफिट के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। सिर्फ उन्होंने अपना प्रॉफिट सीख किया है, अपने फायदे को देखा है और अपने देश को डेवलप करने के लिए ही सारा काम किया। लेकिन समय के साथ साथ क्या होगा कि वेस्टर्न एजुकेशन को भी वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और वेस्टर्न एजुकेशन को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट होगा। वेस्टर्न एजुकेशन से लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे भी एजुकेटेड होंगे और उसके वजह से ऐसा होगा कि यहाँ के लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आएगी और समय के साथ साथ इंडियन लोग भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होंगे और यहाँ पे भी डिमांड उठेगी कि यार हम यहाँ पर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड उठेगी। लेकिन जैसा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो एक लॉ के थ्रू ही रूल किया करते थे, वो लॉ के थ्रू ही रूल किया करते थे, मतलब रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया करते थे। तो फिर यहाँ पर एक लीडर हैं जिनका नाम है M.N. रॉय, जिनका नाम है क्या, M.N. रॉय, पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो ये जो व्यक्ति हैं ये पहली बार 1934 के अंदर डिमांड करेंगे कि इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि भारत के अंदर पाश्चात्य शिक्षा आने की वजह से भारतीय लोग डेवलप तो हो गए थे और इन्होंने डिमांड भी किया कि भाई साहब यहाँ पे संविधान होना चाहिए। लेकिन जैसा कि ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ही इम्प्लीमेंट करते थे, मतलब नियम द्वारा शासन को ही फॉलो करते थे। तो फिर वहाँ से सीखने के बाद ये जो व्यक्ति हैं, क्या नाम है इनका, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये पहली बार डिमांड करेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, ये एक ऐसी संस्था होगी या फिर ये संगठन होगा जिसके अंदर जनता या लोग होंगे और वो लोग भारत के लिए संविधान लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इनकी डिमांड थी मानवेंद्र नाथ रॉय की 1934 में, और ये पहली बार डिमांड करेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होना चाहिए। मानवेंद्र नाथ रॉय के बारे में कुछ आपको और भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसा कि ये व्यक्ति जो है इन्होंने भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन किया था 1920 के अंदर। अभी CPI जो है ये पार्टी है, केरल के अंदर इनका गवर्नमेंट भी है। तो ये जो मानवेंद्र नाथ रॉय हैं इन्होंने CPI का गठन किया था और इन्होंने ही फिर डिमांड किया कि आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। लेकिन CPI एक पार्टी है जिसका कंट्रोल अभी बहुत ज़्यादा नहीं था। फिर उसके जस्ट अगले साल 1935 के अंदर कांग्रेस जो है ये भी डिमांड करेगी कि हाँ, हमारे देश में भी संविधान सभा होनी चाहिए और यहाँ से डिमांड जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये बढ़ेगी
ब्रिटिशर्स से डिमांड की जाएगी कांग्रेस के द्वारा कि हाँ भाई, हमारे देश के अंदर भी क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। देखिए, इट बिकेम एन ऑफिशियल डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935। और फिर ये जो डिमांड थी, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको सुना नहीं जाएगा। फिर उसके बाद डिमांड के मतलब ये जो डिमांड हो ही रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उसके बाद फिर से डिमांड की जाएगी कांग्रेस के अंदर ही 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका डिमांड किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हमको चाहिए, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस लोग होंगे या इंडियंस ही होंगे, इसके अलावा कोई भी बाहर का नहीं होगा। और दूसरी बात ये कही है कि इंडियंस जो होंगे वो भी ब्रिटिशर्स के चमचे नहीं होंगे। जो भारत के अंदर 11 प्रांत हैं जहां पर सरकारें हैं, उन सारी सरकारों में जो भारतीय लोग हैं उनके द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो यहां पर यह डिमांड जो है कांग्रेस की, ये बहुत बढ़ चढ़ करके उठाया जाएगा 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यहां पर एडल्ट सफरेज जैसी बात कही गई। एडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है कि एक उम्र से ज़्यादा जो भी लोग होंगे वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, और वो जो प्रतिनिधि होंगे वही इस संविधान सभा का हिस्सा बनेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद फाइनली ब्रिटिशर्स जो हैं संविधान सभा की बात को मानेंगे, लेकिन तुरंत नहीं मानेंगे। वो कब मानेंगे? वो मानेंगे, इस संविधान सभा की डिमांड को मानेंगे वो 1940 के अंदर। 1940 के अंदर वो अगस्त ऑफर के थ्रू इस संविधान सभा की डिमांड को क्या करेंगे? मानेंगे। और ऐसा क्यों होगा? जैसा कि पहले से भी डिमांड चली आ रही है कि भाई साहब संविधान सभा चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स उसको बिल्कुल अनसुना करेंगे, लेकिन वो इस चीज को मान कब रहे हैं? अगस्त 1940 के अंदर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये 1939 में स्टार्ट हुआ, और ये वर्ल्ड वॉर कब चलेगा, कब तक चलेगा? 1945 तक। और इस वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़ कौन रहा था? ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे जर्मनी के अगेंस्ट में। तो जैसा कि ब्रिटिशर्स को लोग चाहिए होंगे अपने वर्ल्ड वॉर के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उनको डिफेंड करने के लिए, और वो लोग जाएंगे कहां से? इंडिया से जाएंगे। इंडिया जो कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो उनकी डिमांड होगी कि जो भी सैनिक हैं वो इंडिया से आए, और वो ऐसा प्रावधान करेंगे भी कि इंडिया से लोग वहां पर जाएं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस, जिसका गठन कब हो गया था? 1885 के अंदर। 1885 में कांग्रेस का गठन हो चुका है। इंडिया के अंदर 11 स्टेट्स, प्रोविंसेस बोल सकते हैं आप। इंडिया के अंदर अभी आज के टाइम पे 39 चल रहा है, 1938 चल रहा है। यहां पर 11 प्रोविंसेस हैं, और इनकी 8 इस प्रोविंसेस के अंदर 8 प्रोविंसेस के अंदर इनकी गवर्नमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आईएनसी है ये एक पुरानी संस्था के तौर पर उभर चुकी है, और इंडिया के अंदर इनकी पकड़ भी अब काफ़ी अच्छी हो चुकी है, और ये ब्रिटिशर्स की चाल को समझ भी चुके हैं, जानते हैं। जैसा कि ब्रिटिशर्स ने हमें एक बार और धोखा दिया हुआ था। 1914 से लेकर के 1918 के बीच में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी इंडियन लोग जो हैं ये काफ़ी बढ़ चढ़ के ब्रिटिशर्स की हेल्प किए थे, और इस उम्मीद से हेल्प किए थे। इवन इस वर्ल्ड वॉर के अंदर गांधी जी ने भी काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया था कि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करें आप, ताकि अगर हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करेंगे तो दया खा करके या फिर एक इंसानियत के नाते उनकी अगर हम मदद करेंगे तो वो भी हमारी मदद करेंगे और हमको वो आज़ादी दे देंगे। इस उम्मीद से हमने उनका सपोर्ट किया था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स हैं, और उन्होंने कोई भी कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इंडिया के लोगों को फ़ायदा हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो कांग्रेस इस चीज़ को जानते हुए, समझते हुए
ब्रिटिशर्स जो डिमांड कर रहे थे कि इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करें वर्ल्ड वॉर के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो कांग्रेस इस चीज़ को मना करती है और कहती है कि कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा वर्ल्ड वॉर के अंदर। अब जब यहां से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स जो है इंडियन लोगों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश करेंगे, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे और वो कहेंगे कि इंडियन लोगों के लिए एक संविधान सभा का गठन कराया जाएगा। आप देख सकते हैं टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 के अंदर और ब्रिटिशर्स जो है अपना अगस्त प्रस्ताव भेज रहे हैं, अगस्त ऑफर भेज रहे हैं 1940 के अंदर। और इस अगस्त प्रस्ताव में अंदर उन्होंने क्या लिखा है कि हाँ, हम ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए संविधान सभा बनवाएंगे। लेकिन आप इस चीज़ को नोटिस करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि उसमें कब बनवाएंगे, कब संविधान सभा बनवाएंगे, इस चीज का कोई भी जिक्र नहीं है। और जब वो ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे तो कांग्रेस जो है इस चीज को बिल्कुल क्लियरली मना करेगी कि इंडिया जो है वर्ल्ड वॉर के अंदर आपको सपोर्ट करने नहीं जा रहा है, क्योंकि आप संविधान सभा कब बनवाओगे ऐसी कोई भी बात आपने नहीं कही है। और रही बात मुस्लिम लीग की, जो कि एक उस टाइम पे भी एक नेशनल पार्टी के तौर पे थी मुस्लिम लीग, तो उनका डिमांड क्या था कि पाकिस्तान, और इस अगस्त ऑफर के अंदर कहीं भी पाकिस्तान जैसी कोई चीज का जिक्र नहीं था, तो मुस्लिम लीग भी इस चीज को क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। किस चीज को रिजेक्ट करेगी कि ब्रिटिशर्स ने डिमांड किया था कि वर्ल्ड वॉर में हम पार्टिसिपेट करें, तो वो हमारे लिए संविधान सभा बनवाएंगे। अब देखिए समय के साथ क्या होगा, ब्रिटिशर्स जो है हमारा सपोर्ट जबरदस्ती ले लेंगे, ठीक है। तो वो हिस्ट्री का पार्ट है कि कांग्रेस जो है वो छोड़ देगी और क्या करेगी, मतलब इंडिया से लोग जो है वो सपोर्ट करने नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद 1942 के अंदर जब इंडियन लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता रहेगा, तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो फिर से एक कमिटी का गठन करेंगे जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये जो मिशन है ये इंडिया आएगा 23 मार्च 1942 में। 23 मार्च 1942 को ये क्रिप्स मिशन इंडिया आएगा और ये बोलेगा कि अगर इंडियन लोग पार्टिसिपेट करेंगे वर्ल्ड वॉर के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे, तो वी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, हम भारत में आए हैं ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव बन करके, और हम ये एश्योर कर रहे हैं कि भारत के लिए संविधान सभा का गठन करवाया जाएगा। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर संविधान सभा का गठन करवाया जाएगा। अब अगर सोचा जाए तो विश्व युद्ध कब खत्म होगा, इस चीज की कोई गारंटी तो थी नहीं, कोई निर्धारित डेट भी नहीं था कि विश्व युद्ध कब खत्म होगा। सपोज अगर ये विश्व युद्ध अगर 2023 तक चलते रहता, तो हम और आप भी मिलते कहां, ब्रिटेन के ही अंदर, वहां पर विश्व युद्ध लड़ते रहते। और जो गांधी जी हैं उनका भी दोबारा जन्म हो चुका होता, हमारे बहुत सारे नेशनल लीडर्स जिनकी डिमांड थी तुरंत के तुरंत आज़ादी पाने की, वो सब ऐसे के ऐसे ही खत्म हो गई होती। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक झूठा छलावा था, एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका था। आपने ये बोला कि हम संविधान सभा बनवाएंगे, लेकिन कब बनवाएंगे, विश्व युद्ध के बाद, और विश्व युद्ध कब खत्म होगा, नोबडी नोज। तो गांधी जी ने इस मिशन को बोला भी था, हिस्ट्री में हम इस चीज को और भी डिटेल में देखेंगे। गांधी जी ने इनको बोला था कि ये एक लूटे हुए बैंक का अग्रिम तिथि का जारी चेक है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये लूटा हुआ बैंक कौन है, ये ब्रिटेन। क्यों लूटा हुआ बैंक बोला इन्होंने, क्योंकि ये पहले विश्व युद्ध में जर्मनी से लड़े और इनका काफी पैसा वेस्ट हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये कब से लड़ रहे हैं, 1939 से, तो बहुत ज्यादा पैसा इनका वेस्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब इनके पास पैसा बहुत ज्यादा रह नहीं गया था, तो ये लूटा हुआ बैंक हो गया। और इनका अग्रिम तिथि का जारी चेक है। अग्रिम तिथि का जारी चेक इसलिए है क्योंकि यहां पर एक तो खुद इनके पास पैसे नहीं है, और ऊपर से ये हमको समझा रहे हैं या बता रहे हैं कि विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो हम संविधान सभा बनवा देंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने इसको क्या बोला था, अग्रिम तिथि का जारी चेक, और वो भी एक ऐसे बैंक का जो कि लुटा हुआ है। तो फाइनली जो कांग्रेस है इस चीज को क्या करेगी, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट करेगी।
और मुस्लिम लीग क्यों रिजेक्ट करेगी? आपको पता है उनकी डिमांड क्या है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, और इस क्रिप्स मिशन के अंदर पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। फाइनली विश्व युद्ध खत्म हो जाता है 1945 के अंदर। फाइनली विश्व युद्ध खत्म हो जाता है 1945 के अंदर, और ब्रिटिशर्स के पास पैसे भी नहीं रह गए थे यहां पर शासन करने के लिए, और ब्रिटेन के अंदर सरकार जो विंस्टन चर्चिल की थी, जो विश्व युद्ध लड़ रही थी, वो भी गिर गई थी। क्लेमेंट एटली आ चुके हैं अब, और वहां पर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बोला था कि अगर क्लेमेंट एटली की सरकार आएगी तो भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, और विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो क्लेमेंट एटली ने एक कमीशन को गठित किया, जिसके अंदर ये स्टैफर्ड क्रिप्स प्रेजेंट हैं, जो कि क्रिप्स मिशन में आए थे, वो भी आते हैं, और उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। और ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये आता है आपका 24 मार्च 1946 को। और ये कैबिनेट मिशन प्लान बताता है कि किस तरीके से भारतीय संविधान सभा का गठन कराया जाएगा, और भारतीय संविधान सभा का गठन करवाया जाता है इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। और किस तरीके से कराया जाएगा, तो यहां पर हम मैप को फिर से देखते हैं। यहां इस मैप में आप देख सकते हैं जो येलो वाला पार्ट है ये ब्रिटिशर्स के अंडर में है, और जो पिंक वाला पार्ट है ये राजा महाराजाओं के अधीन का हिस्सा है। अब जैसा कि भारत से ब्रिटिशर्स वापस जा रहे हैं ब्रिटेन, और भारत को आज़ादी देनी ही है उनको, तो भारत के लोगों के लिए अब एक संविधान सभा का गठन करवाएंगे वो, और एक अंतरिम सरकार का भी गठन करवाएंगे, जिसको हम देखेंगे किस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और वो संविधान सभा क्या करेगी, इस पूरे हिस्से के लिए एक संविधान बनाएगी। तो ये जो पीला वाला पार्ट है ये है ब्रिटिश प्रोविंस। क्या है? ब्रिटिश प्रोविंस। और इस ब्रिटिश प्रोविंसेस से 296 लोगों का गठन किया जाना है, और ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, पिंक वाले जो स्टेट्स हैं, यहां से होंगे 93 मेंबर्स का चुनाव होगा संविधान सभा के अंदर। तो अगर टोटल अगर हम देख लें तो ये होता है 389 मेंबर्स। अब बात करते हैं कि 389 मेंबर्स को ही क्यों चुना गया। तो ये जो टाइम चल रहा है आपका, ये जो टाइम चल रहा है आपका 1946, 1947, 1948, 49 के आसपास का जो टाइम है, यहां पर भारत की जो आबादी है वो तकरीबन है 39 करोड़। 39 करोड़ जो है ये भारत की आबादी उस टाइम पे हुआ करती थी। और जो संविधान सभा का गठन किया गया था, यहां पर ये इंश्योर किया गया था कि एक प्रतिनिधि होगा 10 लाख लोगों के लिए। 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि होगा। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 39 करोड़ लोग और 389 पीपल जो हैं इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो नोट करने वाली बात क्या है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो येलो वाला पार्ट है आपको दिख रहा है, जहां पे 11 राज्य हुआ करते थे, इन 11 राज्यों से रिप्रेजेंटेशन कितने लोगों का होगा? 296। और ये जो राजा महाराजा टाइप के लोग थे, इनके अंडर से जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये कितना होगा? 93। इसके अंदर पाकिस्तान भी है, इसके अंदर इंडिया भी है, और इसके अंदर बांग्लादेश भी है। ठीक है, तो फाइनली नवंबर 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर दिया गया है। नवंबर 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर दिया गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने एक घोषणा भी कर दी थी कि विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, इटली की सरकार भी आ चुकी है, और इटली के मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग ऐसा था कि भारत जैसे जितने ही गुलाम देश हैं उन सभी को आज़ादी देनी है। तो ब्रिटिशर्स ने एक, जो ब्रिटेन की संसद में इटली ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जून 1948 तक भारत को आज़ादी भी दे देंगे। तो उसके लिए यहां पर भारत के अंदर एक सरकार का गठन भी करवाने की बात रखी उन्होंने, और 2 सितंबर
1946 को एक अंतरिम सरकार का भी गठन करवा दिया इन्होंने। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का भी गठन करा दिया और नवंबर 1946 तक संविधान सभा का भी गठन करा दिया। तो ये जो अंतरिम सरकार थी, इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जवाहरलाल नेहरू हैं और बाकी के अन्य नेता भी हैं। तो इस अंतरिम सरकार में वाइस रॉय को छोड़ करके और डिफेंस हेड को छोड़ करके कोई भी ब्रिटिशर नहीं है, सारे के सारे इंडियन लोग हैं, जिनको एक तरीके से आप समझ सकते हैं ट्रेनिंग दी जा रही है कि देश को कैसे चलाना है। और यही अंतरिम सरकार के लोग ही संविधान सभा के अंदर भी होंगे और वो लोग काम करेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया और इस संविधान सभा में कितने लोग हैं? 389। 296 कहां से हैं? ब्रिटिश प्रोविंसेस और 93 कहां से हैं? प्रिंसली स्टेट्स से ये लोग हैं। तो टोटल हो गए 389 और हम लोगों ने देखा भी कि इस समय भारत की आबादी कितनी है? तो तकरीबन 39 करोड़। और हम लोगों को यह पता है कि जो रिप्रेजेंटेशन होना था, ये भारत के अंदर जो 11 राज्य हैं, वहां पे जो सरकारें हैं, उन सभी सरकारों में जो चुने हुए लोग हैं भारतीय लोगों के द्वारा, वही लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो संविधान सभा होगी, इसकी पहली बैठक होगी आपकी 9 दिसंबर 1946। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसकी पहली बैठक होगी कब? 9 दिसंबर 1946। और 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन होगा, तो उस दिन 389 मेंबर्स में से जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नामित किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होगी और उसके अंदर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए पहले दिन उनको एक अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगली बैठक जो होगी वो होगी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को जो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट प्रेसिडेंट होंगे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति मतलब भारत का राष्ट्रपति नहीं, संविधान सभा का राष्ट्रपति के तौर पर या अध्यक्ष के तौर पर इनको चुना जाएगा। और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुने जाएंगे एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। अच्छा, जैसा कि संविधान बनाना है, तो संविधान कैसा बनाना चाहिए, किस प्रकार का संविधान बनेगा, अच्छा बुरा बड़ा, किस तरीके से संविधान को बनाना है, इसके लिए एक सलाहकार भी नियुक्त होंगे जिनका नाम है बी.एन. राव। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संवैधानिक सलाहकार के तौर पर कौन नियुक्त हुए थे, तो वो है सर बी.एन. राव। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो रिपीट करते हैं, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष के तौर पर कौन नामित हुआ है, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और परमानेंट अध्यक्ष के तौर पर कौन बने हैं, तो आपके हो गए राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे कौन आ गए, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे कौन आ गए, तो वो हैं आपके सर बी.एन. राव। यहां पर जो सीटों का आवंटन किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, यहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज को। किसको? 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। इस 389 सीटों में 3 कम्युनिटी के लोगों को काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। एक हो गए मुस्लिम्स, दूसरे हो गए सिख और तीसरे हो गए जनरल। जनरल का मतलब होता है उसमें आते हैं हिंदू, उसके अंदर आते हैं पारसी, उसमें आते हैं जैन, बुद्धिस्ट, सभी के सभी लोग जो भी इंडिया में हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, जनरल के अंदर। तो यहां पर यह बात इसलिए की गई है ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके सभी को, किसी को पिछड़ापन फील ना हो संविधान सभा के भीतर या सरकार के भीतर, इसीलिए सभी को रिप्रेजेंटेशन
दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये नोट करने वाली बात है। और जो प्रिंसली स्टेट्स के से जो लोग चुने जाने थे, कितने, 93, यहां पर ब्रिटिशर्स के द्वारा चुनाव नहीं करना है। यहां पर चुनाव जो होगा, ये जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा हैं, यही लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे और भेजेंगे। ठीक है। फाइनली अगली बैठक जो होगी वो फिर होगी आपकी 13 दिसंबर को। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर। दूसरी बैठक 11 दिसंबर। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। और 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम पर ये अध्यक्ष के तौर पे थे, उपाध्यक्ष के तौर पर थे संविधान सभा में, नहीं, सरकार के अंदर, अंतरिम सरकार के अंदर। और ये संविधान सभा के भीतर प्रस्तुत करेंगे एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको बोलते हैं उद्देशिका। उद्देशिका का मतलब ये होता है कि हमारा उद्देश्य क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमारे प्लानिंग्स क्या होंगी। ये एक तरीके से प्लानिंग्स का खाका था कि जो हम संविधान लिखने जा रहे हैं, हम उसमें किस बात का ध्यान रखने जा रहे हैं। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको एक मैथमेटिक्स की किताब लिखनी है, तो आपकी किताब कैसी होगी? कठिन होगी, आसान होगी, ईजी टू मॉडरेट होगी, ईजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ। किस तरीके के बच्चों को आप सीख करने जा रहे हैं? बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, या एवरेज स्टूडेंट्स को, या एग्जाम ओरिएंटेड इस बुक को लिखने जा रहे हैं, या स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इस बुक को लिखने जा रहे हैं? तो कहने का मतलब आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि अगर आप बुक लिखने जा रहे हैं तो आपका ध्यान किन लोगों के लिए है। तो यहां पर भी जो संविधान नामक किताब लिखी जानी है, ये भारत के लोगों के लिए लिखी जानी है। और भारत के लोगों को समस्या किस बात की रही है, अपने पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय लोगों को किन किन बातों से तकलीफ हुई है, उन सारी बातों का खाका बनाएंगे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अपने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर वो रखेंगे। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के भीतर, सभी के द्वारा, जितने भी मेंबर संविधान सभा के भीतर थे, सभी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया फुल मेजॉरिटी के साथ। और यही उद्देशिका जो है एक्सेप्ट होने के बाद, आज के टाइम पे जो हमारा प्रियम्बल है, आज के समय में जो हमारा प्रियम्बल है, वो इसी का क्या बोल सकते हैं आप, दूसरा रूप कह सकते हैं आप। ठीक है। तो जो हमारा प्रियम्बल है, ये इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से उठाया गया है या फिर लिया गया है। जो हमारा प्रियम्बल है, इसकी भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और ये जो प्रियम्बल है, ये इंस्पायर्ड है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो हम उस चीज़ को भी देखेंगे। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा आ गए। दूसरी बैठक हुई, हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट मिल गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, बी.एन. राव। और फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के भीतर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या रखा जाएगा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है आगे चल कर के क्या बनेगा? उद्देशिका, मतलब प्रियम्बल बनेगा हमारे संविधान का। ये हमारा संविधान आप देख सकते हैं, ये पहला संविधान जिसको हैंड रिटन लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। और इसको नंदलाल बोस जी ने अपने हाथों से सजाया था। तो इस दोनों नाम को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नंदलाल बोस जो है, ये शांति निकेतन के मेंबर्स हैं। शांति निकेतन वही है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये संविधान सभा के भीतर आप देख सकते हैं, ये बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, ये लोग हैं। तो आज के समय में हम देखें तो हमारा जो संविधान जो है डेवलप हुआ, तो इस संविधान को डेवलप होने में टोटल कितना टाइम लगा? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इस संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को लिखा गया। इस संविधान सभा ने टोटल 165 दिन काम किया है और 12 सेशंस के भीतर इस संविधान को लिखा है। और इस संविधान के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स हैं, 22 भाग हैं और 12 शेड्यूल्स का खाका दिया गया है।
आज के समय में। और जब मूल संविधान लिखा गया था तो उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 8 शेड्यूल हुआ करते थे। हमारा जो संविधान है ये बहुत ज़्यादा हद तक, तकरीबन 70% जो पार्ट है हमारे संविधान का, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से इंस्पायर्ड है, वहीं से उठाया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून से हम इतने ज़्यादा यूज टू हो चुके थे उस टाइम पे कि जो हमारे फ्रेमर्स थे उनको ऐसा लगा कि इसमें बदलाव करना सही नहीं होगा। तो जो भी उसमें खामियां थी, जो भी उसमें कमियां थी, उसको उन्होंने रिमूव किया और जो भी रूल रेगुलेशन थे उसको ऐसे ही उठाया है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे पुलिस का पोस्ट, जज का पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू ही की जाती हैं। एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट। तो भारतीय संविधान को क्या बोल रहे हैं हम? भारतीय संविधान जो है ये क्या है? ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये जीता जागता दस्तावेज है। जीता जागता दस्तावेज क्या होता है? ये कोई भी लिविंग थिंग जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन आता है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें भी परिवर्तन आता है। कैसे परिवर्तन आता है? कहने का मतलब, अगर इसमें कुछ खामियां होंगी, इसमें कुछ कमियां होंगी, तो उस कमी को क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा। और अगर कुछ अच्छी चीजों को जोड़ना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होगा, तो हम उसको अपने संविधान में जोड़ेंगे भी। तो अर्थात हमारा जो संविधान है ये समय के साथ साथ क्या है? परिवर्तनशील है। इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं? एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पे बोल सकते हैं। अगर आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को देखेंगे तो उसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। आज या फिर 10 साल बाद भी देखें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, वो खराब अलग होगा, वो एक अलग बात है, साइंटिफिक रीजन है। तो आगे की चीज को हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो संविधान है इसका डेवलपमेंट हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट को देखेंगे हम, पिट्स इंडिया एक्ट को देखेंगे, चार्टर एक्ट्स को देखेंगे और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।